निर्लीपुर नामक गांव के अंदर भोला अपने दो बेटों अनिल और सुनील के साथ रहा करता था। भोला की पत्नी का 5 साल पहले ही देहांत हो गया था और उसके बाद भोला ने ही अपने दोनों बेटों को पाला पोसा था। उसके बेटे भी अब बड़े हो चुके थे। वो गांव में ही मटन मसाला और रुमाली रोटी की दुकान लगाता था। उसने मटन मसाला और रुमाली रोटी अपने दादाजी से बनानी सीखी थी और वो बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब मटन मसाला और रुमाली रोटी बनाकर बेचा करता था। लोगों का उसका मटन मसाला और रुमाली रोटी बहुत पसंद आती और लोग दूर दूर से उसके पास खाने के लिए आते। वहीं उसके दोनों बेटे भी उसके इस काम में उसकी मदद कर दिया करते थे। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आया और कहने लगा, अरे भोला भाई, जरा मटन मसाला और रुमाली रोटी तो लगा देना मेरे लिए। हाँ भाई, बस अभी लगाता हूँ। अनिल, जल्दी से मटन मसाला थोड़ा गरम करो और भाई को लगा दो। हाँ हाँ पिताजी, अभी लगाता हूँ। अनिल ने भी ग्राहक को मटन मसाला और रुमाली रोटी लगाकर दे दी। जैसे ही ग्राहक ने मटन मसाला और रुमाली रोटी खाई तो कहने लगा, अरे वाह भैया, तुम्हारा मटन मसाला और रुमाली रोटी खाकर तो मजा ही आ जाता है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम। गांव में तो तुम अकेले ही मटन मसाला और रुमाली रोटी बनाते हो, लेकिन शहर में बहुत सारी मटन मसाला और रुमाली रोटी की दुकानें हैं, पर कहीं भी वह स्वाद नहीं आता जो तुम्हारे हाथों में है। इसलिए मैं तो कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मटन मसाला और रुमाली रोटी तो तुम्हारे यहाँ आकर ही खाता हूँ। हाँ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कोशिश ही करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा मटन मसाला और रुमाली रोटी बना सकूं, ताकि मेरे स्वाद में कभी कोई फर्क ना आए। अब ग्राहक खाना खाकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तब भोला सुनील से बोलता है, सुनील, मटन मसाला लगभग खत्म होने वाला है। तुम जरा मटन मसाले के लिए मसाला बना लो। पिताजी, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आटा लगाया था। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं गन्ने का जूस पीकर आता हूँ। भैया है ना वहाँ पर, बना लेंगे मसाला। अरे लेकिन सुनील। कोई बात नहीं पिताजी, आप उसे जाने दीजिए, मैं कर लूँगा। और इस तरह सुनील भी अब वहाँ से चला गया और अनिल मटन के मसाला को बनाने के लिए लग गया। ये रोज की ही बात थी। अनिल अपने पिताजी के साथ बड़ी ही मेहनत और लगन से काम करता, लेकिन सुनील हमेशा ही जी चुराता और अपने काम को अनिल के ऊपर टालकर भाग जाया करता। तब भी अनिल उस पर कभी गुस्सा नहीं होता और हमेशा उसका साथ देता, बल्कि साथ ही अपने छोटे भाई को समझकर उसके हिस्से का भी काम कर लिया करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। जल्दी ही दोनों भाइयों की शादियां भी हो जाती है और दोनों की बीवियां घर आ जाती है। अनिल की पत्नी का नाम शोभा और सुनील की पत्नी का नाम माला था। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से भोला की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। भोला की मृत्यु पर पूरे घर में शोक का माहौल था। अब भोला की मृत्यु को लगभग 10 दिन का समय बीत चुका था। एक दिन अनिल अपने भाई से बोलता है, छोटे, पिताजी को लगभग गए हुए 10 दिन बीत चुके हैं। अब हमें पिताजी का मटन मसाला और रोटी की दुकान फिर से शुरू कर देना चाहिए, वरना हमारा खर्च कैसे चलेगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए आज से हम फिर से अपनी दुकान लगाना शुरू करते हैं। इस तरह दोनों भाइयों ने अब दुकान लगा ली। वो दोनों ही मिलकर उस दुकान को चलाने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन माला पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। उसने पानी भर लिया, तभी वहाँ पर विभा आ गई। विभा ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। माला उसे देखकर बोलने लगी, अरे वाह विभा, तूने तो बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी है। लगता है ये बहुत महंगी है। हाँ माला, ये साड़ी तो सुंदर है, लेकिन ये बहुत महंगी नहीं है। तुझे नहीं पता, हमारे गांव में साड़ियों की सेल लगी है। वो साड़ियाँ शहर से बिकने आई हुई हैं, बहुत ही कम दामों में मिल रही हैं। तू भी जाकर खरीद ले। सोच क्या रही है? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही जाती हूँ। अब माला घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, मैंने सुना है कि गांव में साड़ियों की सेल लगी है, तो आप आज ही मेरे साथ चलिए ना। मुझे कुछ साड़ियाँ दिलवा दीजिए। बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही हैं वहाँ पर।
ठीक है विभा, मैं आज ही भैया से पैसे ले लेता हूँ। सुनील अपने भाई के पास गया और बोलने लगा। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, विभा को सेल से साड़ियाँ लेनी है। हाँ सुनील, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे शहर से मसाला और रुमाली रोटी का मैदा भी तो लाना है, और मैं सोच रहा था कि कुछ कुर्सियाँ भी बढ़ा दूँ अपनी दुकान पर। तुम थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद तुम साड़ियाँ खरीद लेना। सुनील अनिल की बात सुनकर मन ही मन गुस्सा तो होता है, लेकिन उससे कुछ कहता नहीं है। वो अपनी पत्नी को जाकर पूरी बात बताता है। इस बात को सुनकर माला ने कहा, अजी तुम्हारे भाई की ये बात मुझे पसंद नहीं आई। आखिर दुकान तो तुम दोनों भाइयों की है, लेकिन सारा पैसा भैया ही रखते हैं, और अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो तुम्हें उनसे पैसे जाकर मांगने पड़ते हैं और इजाजत भी लेनी पड़ती है कुछ लेने के लिए। अजी मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी एक अलग दुकान खोल लो, ताकि कम से कम हमें अपने खर्चे के लिए किसी से भीख तो न मांगनी पड़े। हम जब चाहे जो चाहे वैसे खर्चा कर सके। बस बहुत हुआ ये गुलामी का दौर। भैया हमेशा ही मेरे साथ बेईमानी करते हैं। वह खुद तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन मुझे खर्च करने के लिए पैसे सोच सोच कर देते हैं। मुझे तो अपनी अलग दुकान लगानी चाहिए। यही सोचकर सुनील अपने भाई के पास जाता है और बोलता है, भैया मैंने सोच लिया है कि हम दो भाइयों के खर्च अलग हैं, हम दो भाइयों की जिंदगी अलग है, तो हम दोनों भाइयों की दुकान भी अलग होनी चाहिए। आप मुझे मेरा हिस्से का पैसा दे दीजिए, मैं भी अपनी मटन मसाला और रुमाली रोटी की अलग दुकान लगाऊंगा, ताकि मैं ज्यादा कमा पाऊं। यह तो क्या कह रहा है भाई, पिताजी के जमाने से हम एक ही दुकान चलाते हैं और इसमें हम दोनों को एक दूसरे की मदद होती है। अलग दुकान चलाने के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तू क्यों सोच रहा है ये? अनिल ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनील नहीं माना। तो अनिल ने सुनील को उसके हिस्से के पैसे दे दिए। दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। अब सुनील भी वहाँ पर मटन मसाला और रुमाली रोटी की दुकान लगाने लगा। एक ग्राहक उसके पास आया और बोला, सुनील जरा मेरे लिए मटन मसाला और रुमाली रोटी तो लगा दे। सुनील ग्राहक के लिए मटन मसाला और रुमाली रोटी लगाता है, और ग्राहक जैसे ही उसे खाता है तो वो सुनील से कहता है, सुनील भाई बुरा मत मानना, लेकिन जो स्वाद अनिल के मटन मसाला और रुमाली रोटी में है ना, वह तुम्हारे मटन मसाला और रुमाली रोटी में नहीं है। समझ नहीं आता कि तुम दोनों ही एक बाप के बेटे हो और एक ही इंसान से बनाना सीखा है, फिर स्वाद में इतना फर्क क्यों हो? ग्राहक ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और लोग भी सुनील की दुकान पर आते हैं, लेकिन उन्हें सुनील की मटन मसाला और रुमाली रोटी का स्वाद पसंद नहीं आता। अब अनिल की दुकान पर लगातार भीड़ लगती रहती है और सुनील की दुकान खाली थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुनील की पत्नी ने सुनील से कहा, अजी क्या बात है, मुझे तो आपका काम कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था आप अलग दुकान लगाएंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, लेकिन ज्यादा कमाना तो दूर की बात है, हमारे तो घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा। किचन में भी सारा सामान खत्म हो गया है। आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? आखिर आपकी दुकान चलती क्यों नहीं है जी? माला, तुम्हारे कहने पर भैया से मैंने अपनी दुकान अलग तो कर ली, लेकिन उसके बाद ही मुझे समझ आया कि पिताजी के साथ भैया ही ज्यादा काम किया करते थे और वही अक्सर खाना बनाया करते थे। इसलिए उनके हाथों में जो स्वाद है वह मेरे हाथों में कभी नहीं आ सकता, और वह दुकान भी भैया की वजह से ही चलती है। मेरे अंदर इतने गुण नहीं है कि मैं अलग से दुकान चला सकूं। हाँ जी, मेरी ही गलती है। मैंने ही अपनी नादानी में आप दोनों भाइयों की दुकान अलग करवा दी थी। आप भैया से माफी मांग लो, उनके साथ ही काम पर लग जाइए। किस मुंह से माफी मांगू भैया से? मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं ही नहीं माना उनकी बात। नहीं, वह मुझे माफ कभी भी नहीं करेंगे। शोभा वहाँ से गुजर रही थी और ये सारी बातें उसने खड़ी होकर सुन ली। शोभा अनिल के पास गई और बोली, अजी सुनिए, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। इसके बाद शोभा ने सारी बात अनिल को बता दी। अनिल अपने भाई के कमरे के बाहर आया और उसने दरवाजा खटखटाया, तो सुनील ने दरवाजा खोला और फिर अनिल बोला, छोटे, तू हमेशा मेरे लिए छोटा भाई है और छोटा भाई ही रहेगा। तुझे मुझसे बात करने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कल से तू अपनी दुकान अलग से मत लगाना, बल्कि मेरे साथ ही लगाना। हम अपनी दुकान को मिलकर और बड़ा करेंगे, ताकि हमारे खर्चे और अच्छे से चल सकें। अपने भाई की ये बात सुनकर सुनील ने रुआसी आंखों से उसे गले लगा लिया।
और माफी मांगी। फिर दोनों भाइयों ने अपनी दुकान को वापस एक कर लिया और वापस से मिलजुल कर काम करने लगे। सूरज की पहली किरण के साथ राधा भी उठ गई थी और जल्दी से उसने आंगन में बने चूल्हे पर बहुत बड़े पतीले में बहुत सारे मटर उबालने के लिए चढ़ा दिए थे और खुद अब वो नहाने के लिए चली गई थी। जब तक राधा नहाकर आई उसके रखे मटर उबल गए थे। अब जल्दी से उसने मटर के साथ कचौड़ी बना ली और उन्हें अपनी रेडी पर रखकर बाजार की ओर चलते हुए घर के अंदर सो रहे अपने बाबा से बोली, बाबा मैं जा रही हूँ बाजार, आप उठकर नहा धोकर खाना खा लेना, मैंने खाना बना दिया है। राधा इतना बोलकर बाजार चली जाती है जहाँ वो रोज की तरह अपनी मटर कचौरी की रेडी लगा लेती है। इतने में उसके पास गांव का एक आदमी आता है। चल अब गर्मा गर्म मटर कचौड़ी पैक कर दे। तुझे तो पता है कि तेरी मटर कचौड़ी मेरे और मेरी परिवार का सुबह का नाश्ता है। जरूर काका, आप सभी लोगों के लिए ही तो बनाती हूँ मैं ये। बस 2 मिनट रुको, अभी गर्मा गर्म कचौड़ी बांध कर देती हूँ आपको। राधा जल्दी से उन्हें कचौड़ी पैक करके दे देती है। इसके बाद तो बस पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ राधा की मटर कचौड़ी की रेडी से कम ही नहीं होती। पास ही की एक कपड़ों की दुकान के बूढ़े काका राधा को अपनी दुकान से एक टेबल दे देते हैं जिससे उसके ग्राहक रेडी के पास खड़े होकर आराम से खा सके। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन शहर की एक बड़ी गाड़ी आकर राधा की रेडी पर रुकी और उसमें से एक नौजवान लड़का उतरकर राधा से बोला, हेलो, मैं सौरभ हूँ। मैंने आपकी इस मटर कचौड़ी के बारे में अपने दादाजी से बहुत सुना था। असल में वो इसी गांव में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने ही जा रहा था। सोचा आपकी ये स्पेशल मटर कचौड़ी खाने के बाद ही आगे जाऊं। जरूर, अभी मैं आपके लिए एक प्लेट मटर कचौड़ी लगाती हूँ। राधा जल्दी से गर्मा गर्म कचौड़ी सौरभ को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर सौरभ काफी इम्प्रेस हो जाता है और अपने दादाजी के लिए पैक करवा के ले जाता है। घर पहुँचने पर वो अपने दादाजी से मिलकर उन्हें कचौड़ी खिलाते हुए बोलता है, दादाजी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था कि वो मटर कचौड़ी वाली की कचौड़ी बहुत अच्छी होती है। आज तो मैंने खुद चख भी लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस गांव में वो कितना ही कमाती होगी। इससे अच्छा शहर के किसी बड़े से रेस्टोरेंट में ये डिश बनाती तो बहुत ज्यादा कमाती। सौरभ की बात सुनकर उसके दादाजी उसे कुछ बोलते हैं, जिसे सुनकर सौरभ बोलता है, पैसा अच्छे अच्छे को प्यारा होता है दादाजी। खैर छोड़िए, आप मटर कचौड़ी पर फोकस कीजिए। सौरभ अपने दादाजी के साथ मटर कचौड़ी एंजॉय करता है। अगले दिन रोज की तरह राधा अपनी रेडी लेकर बाजार में जाती है तो देखती है कि उसकी जगह पर किसी और ने रेडी लगाई थी। ये देखकर वहाँ खड़ी औरत से राधा बोलती है, सुनिए, ये मेरी जगह है। मैं रोज यहाँ पर मटर कचौड़ी की रेडी लगाती हूँ। कृपया करके अपनी रेडी आप कहीं और लगा लीजिए। कहीं और? क्यों भला? अरे तुमने खरीदी हुई है क्या ये जगह? मैं आज से यहाँ अपनी मोमोज की रेडी लगाऊंगी, समझी? लेकिन ये तो गलत बात है, मैं यहाँ पहले से हूँ। ऐसा है? बहुत प्यार से बोल रही हूँ, चली जाओ वरना। राधा उदास चेहरा लेकर उस औरत की बदतमीजी सह लेती है। तभी वो बुजुर्ग अंकल जो रोज राधा को अपनी दुकान से एक टेबल देते थे, वो आज भी टेबल लाते हैं, लेकिन राधा की जगह उस औरत को टेबल दे देते हैं। ये देखकर राधा उनसे बोलती है, अरे अंकल जी, आपने गलत जगह टेबल दे दी। ये मेरी रेडी नहीं है। अंकल ने सही जगह टेबल दी है, मैंने उनको पैसे दिए हैं इस टेबल के। वो बेचारे बुजुर्ग तुम्हें टेबल देते थे और तुम फ्री में उनकी टेबल का इस्तेमाल करती थी। मैंने उनको पैसे दे दिए, इसलिए अब से वो तुम्हें नहीं मुझे टेबल देंगे। अरे लेकिन मैं, राधा ने बहस करना ठीक नहीं समझा। वो चाहती तो उस औरत को बता सकती थी कि उस टेबल के बदले राधा रोज बुजुर्ग काका को और उसके परिवार को अपनी मटर कचौड़ी फ्री में खिलाती थी, लेकिन इससे उस बाबा की बेइज्जती होती, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और यही सही समझा और अपनी रेडी कुछ दूर खाली जगह पर लगा ली। अब रोज की तरह राधा के ग्राहक उसकी जगह मोमोज की रेडी देखकर मोमोज ही ट्राई करने लगे, तो वहीं राधा की रेडी खाली पड़ी थी। इतने में वहाँ सौरभ आ जाता है। अरे मटर कचौड़ी वाली मैडम, जरा एक प्लेट कचौड़ी तो लगाना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे आप? जी हाँ, मैं अब जब तक इस गांव में हूँ आपकी मटर कचौड़ी का ही नाश्ता करूँगा। जल्दी से लगा दीजिए एक प्लेट। जरूर, अभी लगा देती हूँ, लेकिन मुझे लगा आपको भी वो मोमोज बहुत पसंद होंगे। देखिए, इस शहरी डिश के प्रचार हमारे गांव में भी बहुत हो गया है, आज सब वही खा रहे हैं। जिसको टेस्टी खाने की कदर है वो मोमोज नहीं खाएगा ना। राधा सौरभ की बात सुनकर मुस्कुराकर उसे गर्मा गर्म कचौड़ी खाने को देती है। पूरे दिन में राधा के कुछ पुराने ग्राहक ही उसके रेडी पर आकर मटर कचौड़ी खाते हैं
पर आज रोज की तरह सारी कचौड़ी नहीं बिकती। घर आकर वो रात के खाने में जब अपने बाबा को मटर कचौड़ी ही देती है तो ये देखकर वो बोलते हैं, क्या हुआ बिटिया, आज खाने में कुछ बनाया नहीं? बाबा आज मटर कचौड़ी बहुत बच गई थी और आपको तो पता है ना, मुझे खाना बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कुछ कचौड़ी मैंने घर आते हुए मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को दे दी और बची हुई हम दोनों आज खा लेंगे। कचौड़ी बच गई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कोई नहीं बाबा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। राधा को मोमोज की रेडी लगाने से नुकसान तो हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज अपनी मटर कचौड़ी की रेडी लेकर बाजार जाती। उसकी मटर कचौड़ी को पसंद करने वाले लोग भी अब रेडी पर आकर मटर कचौड़ी खाते थे। तो वहीं मोमोज वाली रेडी की मालकिन ने अब रेडी पर बढ़ती भीड़ के चलते अपने मोमोज के पैसे भी बढ़ा दिए, साथ ही मोमोज की क्वालिटी को भी गिरावट कर दी। तो वहीं सौरभ ने एक दिन राधा की मटर कचौड़ी की रेडी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिसके चलते दिल्ली शहर के बड़े से रेस्टोरेंट की एक शेफ रीना राधा के गांव में आकर उसके पास आती है और बोलती है, क्या मुझे एक प्लेट मटर कचौड़ी मिल सकती है? सुना है आपकी मटर कचौड़ी का स्वाद बहुत ज्यादा खास है। खास का तो नहीं पता मैडम, लेकिन ये रेसिपी मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी और उनके जाने के बाद इसी के कारण मेरा घर चलता है, तो मैं इसको अपने दिल से बनाती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी लगा देती हूँ। राधा ने जल्दी से गर्मा गर्म कचौड़ी रीना को तैयार करके दे दी, जिसे खाकर रीना खुशी से उससे बोली, वाओ, ये तो सचमुच बहुत टेस्टी है। राधा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे मैं दिल्ली के एक बड़े से होटल में शेफ हूँ। मैंने तुम्हारी इस शॉप के बारे में सोशल मीडिया पर देखा और मेरा काम यही है, देश भर के अच्छे शेफ और उनकी मेहनत और स्वाद के अनुसार उन्हें एक नई पहचान देना। इसलिए क्या तुम मेरे होटल में शेफ का काम करना पसंद करोगी? वहाँ तुम अपनी इस स्पेशल डिश को सबको खिलाना, साथ ही तुम हमारे दूसरे शेफ से और भी डिफरेंट डिशेस बनाना सीखोगी। नहीं मैडम, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ जैसा कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी रेडी पर इतनी भीड़ भी नहीं है, इतने स्वादिष्ट खाने को लोग पूछ भी नहीं रहे, फिर ऐसे में कैसे तुम यहाँ सरवाइव करोगी? मैडम, ज्यादा नहीं कमाऊंगी, लेकिन भूखी तो नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो इस स्वाद और मेहनत की कदर करते हैं। रीना के इतना समझाने पर भी राधा नहीं मानी, तो रीना को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ा। तो वहीं ये सब कुछ सौरभ खड़ा हुआ सुन रहा था। ये लड़की पागल है, इतना अच्छा मौका इसने अपने हाथों से जाने दिया। अरे इसलिए तो मैंने इसकी वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पर, लेकिन इसने। सौरभ गुस्से में राधा के पास जाकर उससे बोला, तुमने क्या किया, इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। अच्छा, तो आपने सुन लिया। खैर, जब सुन लिया है तो आगे क्या ही बोलूं। ठीक है, अगर शहर नहीं जाना तो अपनी पुरानी जगह के लिए उस मोमोज वाली से लड़ते हैं, चलो। नहीं सौरभ जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, और आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। राधा के शब्दों को सुनकर सौरभ को अपने दादा की कही बात याद आती है। सही कहा था दादाजी ने, राधा पैसे के पीछे नहीं भागती। सौरभ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। गुजरते समय के साथ राधा रोज उसी तरह अपनी मटर कचौड़ी की रेडी लगाती। सामान ना बिकने पर वो गरीबों को मुफ्त में खिला देती। तो वहीं मोमोज वाली के मोमोज खाकर लोगों की अब तबीयत खराब होने लगी। सामान में मिलावट और पैसों में बढ़ोतरी से उसका काम बढ़ने की जगह बंद होने के कगार पर आ गया, और एक दिन उसने वहाँ से अपना सारा सामान हटाकर काम बंद कर दिया। राधा को वापस से अपनी मटर कचौड़ी की रेडी लगाने के लिए जगह मिल गई। अब लोगों को अच्छे स्वाद की कदर होने लगी, जिसके कारण राधा की रेडी पर भीड़ जमा होने लगी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी राधा की रेडी के पास आकर रुकी और उसमें से रीना उतरी। राधा, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ तो आज बहुत भीड़ है। लगता है तुम्हारे गांव वाले अच्छे और हेल्थी स्वाद की कदर करना समझ गए हैं। जी मैडम, हर समय एक जैसा नहीं रहता। मुझे विश्वास था ऐसा होगा, और देखिए ऐसा हो भी गया। सच में मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। भले ही तुमने दिल्ली आने से मना कर दिया, लेकिन अब मैं जो तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ उसे मना मत करना प्लीज। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ इसी गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करवा देना चाहती हूँ, जहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी और राधा मटर कचौड़ी वाली के नाम से उसकी शुरुआत होगी। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैडम, इसमें आपका क्या फायदा होगा? हर काम फायदे से नहीं होता है राधा। मैंने जो ऑफर तुम्हें दिया था सालों पहले, किसी ने मुझे दिया था। मैं लालच में चली गई। आज अपनी मिट्टी से दूर हूँ। पैसा है लेकिन सुकून नहीं।
लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं देखना पड़े कि भविष्य में किसी कमी के कारण तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। प्लीज मेरी हेल्प को एक्सेप्ट कर लो। राधा रीना के बहुत कहने पर मान जाती है। अब कुछ ही महीनों में राधा के नाम पर एक रेस्टोरेंट गांव में खुलता है, जहां राधा उतनी ही मेहनत से काम करके सबको अपनी मटर कचौड़ी खिलाती है और पहले की ही तरह जरूरतमंद लोगों से बिना पैसे लिए उनका पेट भरती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी समय पर बात छोड़ देने पर भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।